पिछले वीडियो में हमने एंटेरिक फीवर की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। लैब डायग्नोसिस रहती थी, तो हम लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन हम जो कलेक्ट करते हैं ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है वो। अगर फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस है तो ब्लड कल्चर कर सकते हैं, बोन मेरो कल्चर कर सकते हैं, ड्यूडेनल एस्पिरेट कल्चर कर सकते हैं। अगर सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इलनेस में हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है तो हम विडाल टेस्ट करेंगे। जबकि हमने थर्ड और फोर्थ वीक में अगर हमने सैंपल कलेक्ट किया है तो हम डायरेक्ट यूरिन और स्टूल का कल्चर लगाएंगे। ठीक है। देन अब इसमें कल्चर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो मेथड होती है, आइडियल मेथड होती है डायग्नोसिस करने के लिए। अब ये डिपेंड करती है, जैसे हमने फर्स्ट वीक में हमने कल्चर लगाया ब्लड का, तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा, 90% फॉर एंटेरिक फीवर। अगर हमने सेकेंड वीक में लगाया तो 75% पॉजिटिव आएगा, थर्ड वीक में 60%, देन फोर्थ वीक में 25%। देन ब्लड कल्चर की जो बॉटल्स होती है उसमें हम कलेक्ट करते हैं, जो कि 8 से 10 ml हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। दो तरीके की बॉटल्स होती है उसमें कलेक्ट करते हैं, जिसमें कन्वेंशनल होती है और एक ऑटोमेटेड होती है। कन्वेंशनल में मोनोफेजिक और बायोफेजिक याद रखना, जबकि ऑटोमेटेड में बैक्टीरियल तरीके की बॉटल होती है, ये याद रखना पड़ेगा। इंक्यूबेशन हम करते हैं 37 डिग्री पे फॉर 24 आवर्स के लिए। देन कॉलोनी किस तरीके की अपीयर होती है, तो ब्लड आगार पे अगर हमने कल्चर लगाया है तो नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज दिखाई देगी जो कि मॉइस्ट होती है। जबकि मेकोंकी आगार पे हमने लगाया है तो कॉलोनीज जो रहती है वो राउंड होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, देन पेल होती है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है, NLF। ठीक है। अब स्टूल और यूरिन। स्टूल और यूरिन कल्चर हमने इधर ही देखा है कि हम थर्ड और फोर्थ वीक में कर रहे हैं, जबकि ब्लड कल्चर जो है फर्स्ट वीक में कर रहे हैं। तो यूरिन और स्टूल कल्चर जो हम थर्ड और फोर्थ वीक में कर रहे हैं। ठीक है। जो स्टूल और यूरिन कल्चर होता है वो कैरियर के डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यूरिन कल्चर जो रहता है पॉजिटिव आता है, बिकॉज हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुम्हारे को कि यूरिन में और फीसेस में जो रहता है मतलब सेड ऑफ होता है, किडनी में और ब्लैडर में। ये चीज़ें मैंने आप पिछली वीडियो में बताई थी, तो उसमें कैरियर के बारे में पता चलेगा। देन इसमें हम जो स्टूल कल्चर करते हैं, स्टूल के बारे में दिया हुआ है, तो स्टूल कल्चर जो करते हैं हम डिफरेंट मीडिया में करते हैं। जैसे इनरिचमेंट ब्रोथ में हम लगाते हैं, तो इनरिचमेंट ब्रोथ में जो स्टूल कल्चर करेंगे वो किस तरीके का मीडिया रहेगा, इसमें किस किस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, तो सेलेनाइट F ब्रोथ का यूज़ कर सकते हैं, टेट्राथायोनेट ब्रोथ का यूज़ कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव ब्रोथ का यूज़ कर सकते हैं। देन सिलेक्टिव मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिलेक्टिव में लो सिलेक्टिव और हाई सिलेक्टिव। लो सिलेक्टिव में मेकोंकी आगार का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हाई सिलेक्टिव में हम DCA और XLD का यूज़ कर सकते हैं। DCA क्या है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट आगार, जिसमें जो कॉलोनीज जो रहती है वो NLF तो होगी, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, और पेल कलर की कॉलोनीज होगी। जबकि XLD जाइलोस लाइसिन डीऑक्सीकोलेट आगार जो रहती है वो रेड कॉलोनीज प्रोड्यूस करती है, जिसमें ब्लैक सेंटर होते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये DCA है और ये XLD है। DCA में जो है ब्लैक सेंटर है और पेल कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही है, ब्लैक सेंटर दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, और बाद में ये पेल कॉलोनीज ये दिखाई दे रही है राइट साइड की, ये पेल है। जबकि XLD में ये ब्लैक सेंटर दिखाई दे रहे हैं और ये रेड कलर की पूरी कॉलोनीज दिखाई दे रही है, ये अपनी हो गई XLD में। देन विल्सन बेयर एक तरीके की मेथड होती है, जिसमें जेट ब्लैक और मेटेलिक शीन जैसा दिखाई देता है अपना टाइफोई, तो ये याद रखना है। अपन ने स्टूल कल्चर में अपन ने कुछ मीडिया के बारे में बात किया, जिसमें एनरिचमेंट ब्रोथ के बारे में बात किया, जिसमें सेलेनाइट F ब्रोथ, टेट्राथायोनाइट ब्रोथ और ग्राम नेगेटिव ब्रोथ का यूज़ करेंगे। जबकि हमने सिलेक्टिव मीडिया में लो सिलेक्टिव और हाई सिलेक्टिव के बारे में बात किया, लो में मेकोंकी आगार के बारे में बात किया, जबकि हाई में अपन ने बात किया DCA, XLD और विल्सन बेयर की। DCA और XLD की मैंने पिक्चर भी बता दी है तुम लोग को। देन इसके आगे अदर स्पेसिमेन की बात करेंगे अपन। तो अदर स्पेसिमेन में सबसे पहले बोन मेरो लिया। बोन मेरो जो लेंगे फर्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है, ये बताई दिया। ड्यूडेनल एस्पिरेट लेंगे जो कि फर्स्ट वीक में ले सकते हैं। देन कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं हम, ब्लड, बोन मेरो और इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन होता है सबको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन अदर स्पेसिमेन में हम ले सकते हैं, जैसे CSF ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, ऑटोप्सी स्पेसिमेन ले सकते हैं। ठीक है। तो अदर स्पेसिमेन में बस ये जो अपन ने ये पढ़ा था जो फर्स्ट वीक वाला, उसको ही डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि बोन मेरो फर्स्ट वीक में ले सकते हैं, ड्यूडेनल एस्पिरेट फर्स्ट वीक में ले सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में मतलब तीनों चीज़ों को ले सकते हैं। अदर स्पेसिमेन ले सकते हैं जो कि मैंने तुम्हारे को बता दिया। उसके साथ ऑटोप्सी कर सकते हैं अपना गल ब्लैडर, लीवर और स्प्लीन की। देन अपन कल्चर स्मेयर और मोटिलिटी। अब कल्चर जो हमने बनाया है उस कल्चर स्मेयर के बारे में देखेंगे और मोटिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो कल्चर स्मेयर के बारे में हमने बात करी, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ये याद रखना। और मोटिलिटी ये शो करता है, कैसी शो करता है, पेरीट्रिकस ये मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आइडेंटिफिकेशन में हम बात करेंगे। दो तरीके के मेथड होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक कन्वेंशनल होता है और दूसरा होता है ऑटोमेटेड।
तो ऑटोमेटेड में हमेशा याद रखना है कि ऑटोमेटेड में माइल्ड्रोट्रोफिन वाइटेक लिखेंगे, जबकि कन्वेंशनल और बायोकेमिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें कैटेलेस टेस्ट होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, इंडोल होता है, सिट्रेट होता है, यूरियज होता है और TSI होता है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, इसमें E. coli एंटेरिक फीवर है। तो एंटेरिक फीवर जो रह रहा है अपना, एंटेरिक फीवर में कैटेलेस जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव है। जैसे ऑक्सीडेज नेगेटिव है, अब इसको याद रखना ICUT से, आई कट से। तो इंडोल भी नेगेटिव है, सिट्रेट भी नेगेटिव है और यूरियस भी नेगेटिव है। TSI के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो TSI है वो एल्कलाइन बाय एसिड है। देन गैस इसमें प्रेजेंट है एक्सेप्ट टाइफी, मतलब गैस इसमें प्रेजेंट होती है, ये पॉजिटिव देगा TSI क्योंकि गैस इसमें प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। तो आइडेंटिफिकेशन में मेन जो चीज़ याद रखनी है, 3 चीज़ें ये याद रखनी है आइडेंटिफिकेशन में तुमने, कि और एक बायोकेमिकल और एक ऑटोमेटेड। बायोकेमिकल में बात कर लेंगे अपन, ऑटोमेटेड में माइल्ड्रोट्रोफिन वाइटेक लिखना है, बायोकेमिकल में कैटेलेस जो है वो पॉजिटिव है, उसके बाद ऑक्सीडेज नेगेटिव, कैटेलेस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। देन अपन ने आई कट के बारे में बताया, तो चारों की चार ये 3 नेगेटिव है। और इसमें ट्रिपल सॉल्ट जो आयरन टेस्ट है वो पॉजिटिव है, गैस इसमें प्रेजेंट है एक्सेप्ट टाइफी, टाइफी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट की। सो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में सिर्फ याद रखना ये कि अगर रख सको तो, बाकी अगर नहीं भी लिखोगे ये तो चल जाएगा। जैसे टाइफी में एग्लूटिनेशन विद O9 एंटीसीरा होता है, पैराटाइफी में O2 के साथ होता है, पैराटाइफी बी में O4 के साथ होता है। AST एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट जो रहता है अपना फॉर किया जाता है ये एंटीबायोटिक के लिए, कि एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस हुई है कि नहीं है, ये मूलर हिंटन अगार पे करते हैं, ये याद रखना बस। देन विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। विडाल टेस्ट के बारे में सबसे पहले ये ओल्डेस्ट मेथड होती है, 2nd वीक में किया जाता है, ये याद रखना। डिस्कवर किया था फर्नांड विडाल ने 1896 में। प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। और जो एंटीबॉडी होती है टाइफी और पैराटाइफी A B की, वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके चौकी या फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे मैंने तुम्हारे को पिछले वीडियो में बताया था कि सोमेटिक में O एंटीजन होता है और फ्लेजेलर में H एंटीजन होता है। सो O एंटीजन अगर प्रेजेंट हो टाइफी का इन्फेक्शन है, जबकि H एंटीजन प्रेजेंट हो टाइफी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, पैराटाइफी A का भी हो सकता है और B का भी हो सकता है। और O एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो हमने बताया था कि इसमें चौकी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा, और F है तो इसमें फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इसमें ये 4 चीज़ें याद रखना, ये लिखना है कि अगर O एंटीजन है तो टाइफी का है, जबकि H एंटीजन है तो टाइफी भी हो सकता है, पैराटाइफी A और B भी हो सकता है, जो कि मैंने तुम्हारे को अभी बताया। इसको TO से लिखेंगे, TH से लिखेंगे, इसको AH लिखेंगे और BH लिखेंगे। कुछ चीज़ें जो तुम्हारे को याद रखनी पड़ेगी। देन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। उससे पहले प्रोसीजर वही है, एंटीजन लेंगे, एंटीबॉडी मतलब पेशेंट का हमने सीरा लिया, उसमें हम एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन प्रेजेंट है हम एंटीबॉडी डालेंगे। अगर वही चौकी क्लम्स और फ्लिपी क्लम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो ये देखो रिजल्ट में O एग्लूटिनेशन अपीयर होगा तो चौकी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा, H होगा तो इसमें फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। ये मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया हुआ है, बस इतनी चीज़ें ही लिखनी है इसके अंदर, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। देन फॉल्स पॉजिटिव बाय द एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है अगर किसी अदर इन्फेक्शन है, जैसे मलेरिया और डेंगू का इन्फेक्शन है तो हो सकता है। एंड फॉल्स पॉजिटिव हो गया, फॉल्स नेगेटिव हो गया, अर्ली स्टेज हो गया, जैसे हम विडाल टेस्ट 2nd वीक में करते हैं। अगर 1st वीक में कर लिया या फिर 4th वीक में कर रहे, या फिर कैरियर स्टेज में, या फिर एंटीबायोटिक पेशेंट पहले से नहीं लिया है, या फिर प्रोजोन फिनोमिना है। प्रोजोन फिनोमिना का मतलब होता है एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ब्लड में रेदर देन एंटीजन। ठीक है, ये इतनी चीज़ याद रखना। देन अदर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट आ जाएंगे, जिसमें टाइफॉइड टेस्ट आ जाएगा, सिर्फ नाम याद रखना। IDL ट्यूबेक्स टेस्ट आ जाएगा। देन IgM डीप स्टिक टेस्ट आ जाएगा और डॉट ब्लॉट ऐसे आ जाएगा। देन मॉलिक्यूलर में PCR RT-PCR ये तो लिख ही देंगे। फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट आ जाएगा, जिसमें WBC काउंट में न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट जो रहते हैं वो डीअरेंज हो जाएंगे, मसल एंजाइम लेवल एलिवेटेड हो जाएंगे। AST के बारे में मैंने तुम्हारे को बता ही दिया है। देन कैरियर अगर कोई पर्सन है तो उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, इसमें 3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले कल्चर कर सकते हैं, जिसमें स्टूल और बाइल कल्चर कर सकते हैं, ये याद रखना। डिटेक्शन VI एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला फ्रॉम सीवेज, सीवेज से भी डिटेक्ट कर सकती है कैरियर के लिए, सिर्फ पॉइंट याद रखना, ठीक है। देन इसमें रेसिस्टेंस में भी आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर 20 में आया तो ये भी पूछ सकता है। अब इसमें रेसिस्टेंस सिर्फ ऊपर से देख लो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो सकती है, मल्टी ड्रग में आ जाएगी क्लोरामफेनिकोल। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस क्या होती है, अगर किसी भी बैक्टीरिया को मोर देन 3
जो एंटीबायोटिक होती है वो वर्क नहीं करती है, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के अंदर आती है। इसमें क्लोरामफेनिकोल हो सकता है, एम्पिसिलिन और कोट्रीमोक्साजोल हो सकता है, ठीक है। देन आ जाएगा अपना फ्लोरोक्विनोन रेसिस्टेंस। अगर फ्लोरोक्विनोन से रेसिस्टेंस आ गई है तो वो अपना इसके अंतर्गत आएगा। देन रेसिस्टेंस टू सिफ्ट्रिक्सोन से रेसिस्टेंस आ गई है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अब ये जब तुम एंटीबायोटिक पढ़ लोगे फार्मा में तो ये रिलेट कर पाओगे कि ये क्या टर्म्स है। एंड ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब पहले यूज़ किया जाता था अपना एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और कोट्रीमोक्साजोल, और बहुत टाइम तक इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि रेसिस्टेंस आ गई थी। देन अब जो है इसको वापस से यूज़ में ला रहे हैं, तो ये वर्क कर रही है। तो 3 चीज़ें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस में, ये डेफिनेशन लिख के 3 पॉइंट लिख देना। फ्लोरोक्विनोन्स में लिख देना कि फ्लोरोक्विनोन्स की रेसिस्टेंस है इंडिया में मोर देन 70% देखी गई है 2019 में। देन रेसिस्टेंट टू सिफ्ट्रिक्सोन आ जाएगा, जिसमें बीटा लैक्टमेस की रेसिस्टेंस आ जाएगी, जो कि रेयर होती है। देन ओल्ड इज गोल्ड लिख देना। प्रोफाइलेक्सिस में लिखना है कि सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें मतलब हाइजीन मेंटेन कर रही है। लेकिन प्रोफाइलेक्सिस तब तक के पूरा नहीं होगा जब तक तुम वैक्सीन के बारे में नहीं लिखोगे। और ये अगर लॉन्ग में आता है तो वैक्सीन के बारे में पूछेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना VI। 2 तरीके की वैक्सीन होती है। सबसे पहले VI एंटीजन कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, VICPS, ये जो रहती है अपनी डिराइव्ड की जाती है फ्रॉम टाइफी की स्ट्रेन TY2 से। इतना याद रखना। डोज इसका सिंगल डोज होता है 25 माइक्रोग्राम देते हैं IM और सबक्यूटेनियसली, ठीक है। और ये 2 साल की प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसके बाद एक होती है VI रिकॉम्बिनेंट वाली होती है, मतलब कॉन्जुगेट होती है, जो कि अपना स्यूडोमोनास एरोजिनोसा एक्सोटॉक्सिन A से निकाली जाती है। इसी का पार्ट होती है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट होती है, स्यूडोमोनास से निकाली जाती है। और ये दी जाती है जो 2 साल से कम वाले बच्चे होते हैं उनमें दी जाती है। देन एक वैक्सीन होती है टाइफोरल, जो कि ओरल वैक्सीन होती है, और ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। TY21A वैक्सीन होती है, वहाँ से ये निकाली जाती है। देन इसमें टाइफोरल जो रहती है स्टेबल लाइव एटेन्यूएटेड म्यूटेंट स्ट्रेन से निकाली जाती है। TY21 से मैंने बता दिया, जिसमें एंजाइम UDP गैलेप्टोज 4 एपिमेरेज एब्सेंट होता है, ठीक है। इतना याद रख लेना। 6 साल की प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। देन पैरेंटरल टैब वैक्सीन आ जाएगा, जो कि हीट किल वैक्सीन होती है। ये पहले यूज़ की जाती थी, अब यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे साइड इफेक्ट ज़्यादा है। तो 3 वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले VI कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसके एस टाइफी की स्ट्रेन TY2 से निकाला। सिंगल डोज देते हैं 25 माइक्रोग्राम का IM और सबक्यूटेनियसली। देन VI REP वाली पढ़ी, जो कि रिकॉम्बिनेंट वाली है। देन हमने टाइफोरल पढ़ी, ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जो कि अपना म्यूटेटेड स्ट्रेन TY21 से निकाली गई है, ठीक है। देन अपन ने पढ़ा पैरेंटरल टैब, जो कि पहले यूज़ करी जाती थी, अब यूज़ नहीं करी जाती है। देन नॉन टाइफॉइडल जो है GIT का मैनिफेस्टेशन करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ना। थैंक यू।